तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज की एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा के राही के कमरे में पहुंचने से, जहां का नजारा देखकर वो काफी चौंक जाती है। दूसरी तरफ फिर हम प्रेम को देखते हैं, जो कि बेहद बेचैन हो रहा होता है। वो बेसब्री से राही के आने का इंतजार कर रहा होता है और बार बार घड़ी की तरफ देख रहा होता है। फिर आखिरकार वो खुद से बोल पड़ता है कि राही इतनी देर क्यों लगा रही है। तो अनिल, जो हमेशा मजाकिया अंदाज में बात करता है, तुरंत बोलता है कि अरे भाई, दुल्हन है, उसे समय तो लगेगा ही। वैसे भी शादी से पहले लड़के बहुत प्यार जताते हैं और शादी के बाद सिर्फ इंतजार करते हैं। ये सुनकर इधर प्रेम मुस्कुराता है और बोलता है, मगर मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है। तो इस पर बाकी सब हंसने लगते हैं और प्रेम को छेड़ने लग जाते हैं। फिर माहौल हल्का फुल्का और मजेदार हो चुका होता है। ईशानी भी फिर मौके का फायदा उठाते हुए मजाकिया अंदाज में कहती है, प्रेम, राही को देखने के लिए स्पेशल ओटीपी लगने वाला है। तो प्रेम इधर ये सुनकर चौंक कर पूछता है कि ओटीपी, ये क्या नया ड्रामा है। फिर माही इधर हंसते हुए कहती है कि ये तो राही के आने के बाद ही पता चलेगा, तब तक आप बस तैयार रहो। तभी हम प्रेम को देखते हैं, जो कि पूरे स्टाइल में कहते हुए नजर आता है कि मैं हमेशा तैयार हूं और राही के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। फिर उसकी ये बात सुनकर सभी तालियां बजाने लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच ख्याति के चेहरे पर चिंता झलकने लगती है। तो वो पूछती है कि इतनी देर क्यों हो गई राही को, कहीं राही ठीक तो है ना। तो इधर अंश कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ। दूसरी ओर अनुपमा जैसे ही राही के कमरे में पहुंचती है, उसका दिल धक से रह जाता है। वो देखती है कि राही सोफे पर गिरी हुई होती है। फिर घबरा कर वो तुरंत उसके पास पहुंचती है और चिंतित स्वर में पूछती है कि राही तो ठीक तो है ना। तो राही इधर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है कि हाँ मम्मी, मैं बस गिर गई थी। ये भारी लहंगा संभालना मुश्किल हो गया था, इसलिए खुद से उठ नहीं पा रही थी। मुझे बस थोड़ी मदद की जरूरत है मम्मी। तो इधर अनुपमा फौरन उसकी मदद करती है और उसे धीरे धीरे उठाती है। फिर अनुपमा चिंता के भाव में पूछती है कि सुन बेटा, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी ना। राही फिर उसे आश्वस्त करते हुए कहते कि नहीं नहीं, सब ठीक है, बस जल्दी से मंडप तक पहुंचना है। तो अनुपमा इधर मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लेती है और उसे संभालते हुए मंडप की ओर ले जाती है। फिर जैसे ही राही मंडप में पहुंचती है, उसे पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार पर्दे से ढक दिया जाता है। इधर फिर हम दूसरी तरफ प्रेम को देखते हैं, जो कि बेसब्री से राही को देखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पर्दे की वजह से वो उसे देख नहीं पाता। फिर वो हल्के से मुस्कुराते हुए खुद से बड़बड़ाता है कि बस एक झलक, एक बार बस देख लूं। फिर प्रेम अधिक होकर अंश, परी, ईशानी से पूछता है कि अब तो बता दो मुझे आखिर करना क्या होगा। तो अंश और परी मुस्कुराते हुए एक सुर में इधर से कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, बस दुल्हन की मुंह दिखाई का सगुन चाहिए। तो प्रेम इधर हल्का सा हंसते हुए जवाब देता है कि बस इतनी सी बात, ये तुम पहले बता देते तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता। फिर प्रेम को हम देखते हैं, जो कि शगुन देने के लिए जेब से पैसे निकालने ही वाला होता है कि तभी पराग बीच में बोल उठता है कि शगुन मैं दूंगा, और सिर्फ 1-2 हजार नहीं बल्कि सबको 1-1 लाख रुपए दूंगा। तो फिर इधर ये सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी हम देखते हैं कि अंश, परी और ईशानी अचानक बोल पड़ते हैं कि अरे अरे सर, हम तो बस मजाक कर रहे थे, इतनी बड़ी रकम की हमें कोई जरूरत नहीं। अनिल फिर इधर हंसते हुए कहता है कि शगुन है बेटा, ले लो, इतने बड़े दिल वाले कभी नहीं मिलेंगे आपको। फिर अंश इधर हल्की मुस्कान के साथ मजाकिया अंदाज में कहता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर हमें सिर्फ 1100 रुपए दे दीजिए शगुन का। तो पराग फिर मुस्कुराकर सहमति जताता है और तुरंत अपने फोन से सबको पैसे ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो बहुप्रतीक्षित पल आ ही जाता है। जैसे ही पर्दा उठाया जाता है, प्रेम और राही एक दूसरे को देखते ही खो से जाते हैं। उनकी नजरें ऐसे मिलती है जैसे मानो वक्त थम गया हो। दोनों की आंखों में बीते लम्हों की याद तैरने लगती है। फिर राही जैसे ही प्रेम को इधर वरमाला पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, तभी राजा और अनिल शरारती अंदाज में प्रेम को ऊपर उठा देते हैं। इधर फिर अंश और तोसु भी किसी से पीछे नहीं देते और वो भी राही को ऊपर उठा लेते हैं। फिर राही जैसे ही प्रेम को वरमाला पहनाने लगती है, अचानक प्रेम थोड़ा पीछे हटता है और लड़खड़ाने लगता है। सभी की सांसें थम जाती है, लेकिन ठीक उसी वक्त पराग तेजी से आगे बढ़ता है और प्रेम को संभाल लेता है। फिर सभी लोग एक पल के लिए चौंक जाते हैं, लेकिन फिर माहौल सामान्य हो जाता है। इसके बाद फिर प्रेम और राही को नीचे उतारा जाता है और प्रेम इधर मुस्कुराते हुए राही की ओर देखता है और सम्मान में अपना सिर झुका देता है। फिर राही प्रेम के गले में वरमाला डाल देती है और पूरा मंडप तालियों की गूंज से भर जाता है। फिर प्रेम भी प्यार भरी नजरों से राही को देखता है और उसे वरमाला पहनाते हुए नजर आता है। फिर खुशियों की बरसात होने लगती है और सभी उत्साह में झूम उठते हैं और फूलों की वर्षा करने लगते हैं। दूसरी ओर फिर हम प्रेम और राही को देखते हैं, जो कि स्टेज की ओर बढ़ते हैं, जहां अनुपमा उन्हें स्नेह से लाकर बिठाती है। इसी बीच हम अंश को देखते हैं, जो कि बेहद भावुक हो जाता है ये सीन देखकर। तभी प्रार्थना उसे गौर से देखती है और हल्की मुस्कान के साथ अपना रुमाल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहती है कि डोंट वरी, मेरी शादी में भी प्रेम का यही हाल था। तो गौतम दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। प्रार्थना को अंश के करीब देखकर गुस्से से तिलमिला उठता है। उसकी आंखों में जलन साफ नजर आने लगती है। इधर दूसरी तरफ ईशानी, परी, माही, राधा और अंश मिलकर प्रेम के जूता चुराने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोठारी परिवार भी जूतों की सुरक्षा के लिए पूरी रणनीति बना चुका होता है। फिर इधर ईशानी और राधा जूतों को लेकर मजाकिया अंदाज में बहस करने लगते हैं, लेकिन तभी इसी बीच एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। कोई चुपके से प्रेम के जूते चुरा लेता है, जिससे हैरान रह जाते हैं तीनों के तीनों। दूसरे सीन में फिर इधर हम प्रार्थना को देखते हैं, जो कि जानकी की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जानकी उसे रोकते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तुम्हारी मदद नहीं ले सकते, आप तो लड़के वाले हो ना।
फिर इधर प्रार्थना जानकी की बात सुनकर थोड़ी मायूस हो जाती है, लेकिन फिर भी वो जब अंश को काम करते हुए देखती है तो जाकर उसकी मदद कर देती है। तभी हम फिर देखते हैं कि गौतम दोबारा दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है और गुस्से में होता है। दूसरी ओर इधर पंडित जी राही के माता पिता को कन्यादान की रस्म निभाने के लिए बुलाते हैं, तो अनुपमा इधर चाहती है कि वो खुद ये रस्म निभाए, लेकिन खुद को असहाय महसूस करती है। तो मोटी बा इधर तुरंत बीच में कहती है कि ये रस्म हसमुख भाई और लीलाबेन को करनी चाहिए, लेकिन तभी राही बीच में बोल पड़ती है कि अगर मम्मी ने पापा की सारी जिम्मेदारी ली है तो उन्हें ये रस्म निभाने का भी पूरा हक होना चाहिए। फिर अनुपमा राही को चुप कराने रहने के लिए कहती है, लेकिन राही अपने फैसले पर अड़िग रहती है और मोटी बा ये सुनकर काफी नाराज हो जाती है, लेकिन प्रेम तुरंत राही का समर्थन करता हुआ नजर आता है। फिर लीला भी राही की बात से सहमति जताते हुए कहती है कि कन्यादान करने का अधिकार सिर्फ मां को ही होना चाहिए। फिर आखिरकार सभी इस बात पे सहमत हो जाते हैं और ये पवित्र रस्म अनुपमा ही निभाते हुए नजर आती है। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है। इसी बीच फिर हम देखते हैं कि प्रार्थना की ड्रेस काम करते वक्त खराब हो जाती है, तो इधर अंश उसे घर में जाकर ड्रेस साफ करने के लिए कहता है, तो प्रार्थना अंश की बात मानकर अंदर चली जाती है, लेकिन दूर खड़े गौतम की नजरें सिर्फ उसी पर टिकी हुई होती है और गौतम का गुस्सा और जलन बढ़ती ही जा रही होती है। दूसरी तरफ फिर हम अनुपमा को देखते हैं जो कि जानकी से कह रही होती है कि मेहमानों के लिए खाना गर्म कर दे, तो जानकी ठंडे लहजे में जवाब देती है कि फिलहाल तुम्हें शादी की रस्मों पर ध्यान देना चाहिए अनुबहन, बाकी सब बाद में। इधर फिर दूसरी तरफ प्रार्थना घर के कमरे में अपनी ड्रेस से दाग साफ कर रही होती है, तभी कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है उसको, तो प्रार्थना चौंक कर पूछती है इधर से कि कौन है, तो गौतम की तंज भरी आवाज गूंजती है, तो वो कहता है कि अनफॉर्चुनेटली अंश ही होगा। तो प्रार्थना उसकी बात सुनकर हैरान सी रह जाती है, तो गौतम आगे बढ़ता है और कहता है, मैं भी यही सोच रहा था कि भाई की शादी में इतनी सजी धजी क्यों घूम रही हो, पैर में दर्द होने का बहाना मार रही थी ना, लेकिन जब नाचने की बारी आई तो उछल उछल कर नाच रही थी। बात क्या है प्रार्थना, सब बाहर हैं और तुम बहाने से अंदर आ गई और उसे भी पीछे पीछे बुला लिया है क्या। तो प्रार्थना इधर गुस्से से गौतम को टोकती है और सख्त लहजे में कहती है कि सोच समझकर बोला करो गौतम जी, मेरे कपड़े गंदे हो गए थे इसलिए मैं उन्हें साफ करने के लिए आई हूँ। लेकिन गौतम इधर अपनी गिरी हुई सोच से बाज नहीं आता और वो झुंझलाते हुए कहता है कि मैं सब साफ साफ देख रहा हूँ, तुम्हारी अदाएं, तुम्हारी चाल ढाल, सब पर मेरी नजर है। आखिर इस अंश में ऐसा है क्या जो तुमने उसे दिल दे दिया, अपने पति से बोर हो गई हो क्या, या फिर वो तुम्हें किसी अलग तरीके से टच करता है। फिर गौतम की घटिया बातों से तंग आकर प्रार्थना गुस्से में उसे धक्का दे देती है और तेज आवाज में कहती है, अपनी गंदी बकवास बंद कीजिए, आपकी हरकतों की तरह आपकी सोच भी घटिया है। फिर गौतम तिलमिला जाता है, लेकिन प्रार्थना उसे अनदेखा कर बाहर जाने लगती है। तभी गौतम अचानक उसका रास्ता रोक लेता है, तो प्रार्थना इधर गहरी सांस लेते हुए कहती है कि मैं इतने सालों से आपकी बदतमीजियां सह रही थी, ये सोचकर कि शायद आप कभी सुधर जाएंगे, लेकिन आप तो और बिगड़ते ही जा रहे हैं। राही उस दिन बिल्कुल सही कह थी, मुझे ही आपको थप्पड़ मारना चाहिए था, काश मुझ में इतनी हिम्मत होती। तो इस बात पर इधर गौतम बड़े ही नाटकीय अंदाज में हंसते हुए ताली बजाता है और तंज कसते हुए कहता है कि ओहो, तो अब बीवी को पति पर हाथ उठाने का मन करने लगा। फिर गौतम उसके सामने अपना गाल आगे करते हुए कहता है कि ठीक है, मारो थप्पड़, अगर तुम्हें भी अपने ही दिल की सारी भड़ास निकालनी होगी तो करो। फिर गौतम आगे बढ़कर प्रार्थना का हाथ पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता है। फिर तभी हम देखते हैं कि अचानक अंश वहां आ जाता है और कड़क आवाज में कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं। फिर गौतम अंश को घूरते हुए कहता है, देखो तुम्हारा महबूब तुम्हारे पीछे पीछे आ ही गया। अंश फिर ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहता है कि गौतम सर प्लीज उनका हाथ छोड़िए, उन्हें दर्द हो रहा है। तो गौतम इधर कुटिल मुस्कान के साथ ताना मारता है, इन्हें दर्द में देखकर तुझे तकलीफ हो रही है क्या, ये मेरी बीवी है या तेरी। तो इस बात पे अंश गुस्से से कहता है कि अपनी भाषा संभालिए, आप ना सिर्फ प्रार्थना की बल्कि खुद की भी बेइज्जती कर रहे हैं। तभी प्रार्थना इधर अंश को रोकते हुए कहती है कि प्लीज अंश आप यहाँ से जाइए, ये हमारे आपस का मामला है। तो गौतम फिर जोर से हंसने लगता है और कहता है, देखो अपनी इज्जत के लिए आशिक को बचाने की कितनी कोशिश की जा रही है। तो अंश फिर इधर गंभीर लहजे में प्रार्थना को कहता है कि मैं आपको इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता प्रार्थना, कोई भी लड़की ऐसा व्यवहार डिजर्व नहीं करती। तो गौतम बड़े ही खौफनाक अंदाज में कहता है कि उफ, ये मोहब्बत, आशिक से अपनी महबूबा का दर्द देखा ही नहीं जा रहा है। फिर गौतम खतरनाक लहजे में कहता है कि याद रखना, ये मेरी बीवी है, मैं चाहूं तो इसकी कलाई में रोड़ू, इसकी हड्डियां तोड़ू या इसकी जान ले लूं, तुझे बोलने का कोई हक नहीं है, समझा। फिर अंश गुस्से में गौतम को चेतावनी देता है कि गौतम सर हाथ छोड़िए वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। पर गौतम है कि जिद्दी अंदाज में कहता है कि नहीं छोड़ूंगा मैं, अब कर ले जो करना है। फिर अंश अब गुस्से में गौतम को धक्का दे देता है, जिससे दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। फिर प्रार्थना दोनों को रोकने की इधर कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच गौतम गुस्से से प्रार्थना को भी धक्का दे देता है। फिर हम देखते हैं कि गौतम अंश को जमकर लात मारता है, जिससे अंश नीचे जाकर गिर जाता है। तभी अनुपमा दौड़कर आती है और अंश को संभालती है और फिर वो अंश को पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। अंश फिर गहरी सांस लेते हुए अनुपमा को पूरी सच्चाई बताते हुए नजर आता है और कहता है कि ये आदमी प्रार्थना पर हाथ उठा रहा था और जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो उल्टा मुझ पर ही बकवास करने लगा। फिर अनुपमा ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है और इसी सीन के साथ ही आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि अनुपमा गौतम के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आती है और पूरे कोठारी परिवार के सामने उसकी करतूतों का पर्दाफाश करती है। पराग, जो हमेशा सख्त और अनुशासन प्रिय रहता है, चेतावनी देता है कि अगर अनुपमा के आरोप झूठे निकले तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन अनुपमा इधर निडर
होकर डटी रहती है और वो पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि महिलाओं के सम्मान और गरिमा के लिए वो हमेशा अपनी आवाज उठाएगी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या अनुपमा गौतम के खिलाफ अपनी लड़ाई में सफल होगी और क्या कोठारी परिवार सच को स्वीकार करेगा या पराग की चेतावनी अनुपमा के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।